हेलो दोस्तों, आज हम लोग 12th फिज़िक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसका आज हम लोग पहला लेक्चर करेंगे। तो इस लेक्चर में सबसे पहले देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैंने बताया ये 8 मार्क्स का चैप्टर है, मतलब 8 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं इंट्रोडक्शन। दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब पहले हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं कि आप इसको चार्ज समझेंगे। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, ठीक है। ऐसे वर्ड जो इलेक्ट्रो निकला इलेक्ट्रॉन से, और आप इसको चार्ज समझ सकते हैं। और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। इलेक्ट्रो का मतलब आप चार्ज समझ सकते हैं और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। तो अगर कोई चार्ज आइदर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, अगर हम लोग पढ़ेंगे कि चार्ज 2 टाइप के होते हैं, तो चार्ज अगर कोई रेस्ट के सिचुएशन में हो तो उसका क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, माने क्या क्या चीज़ वो प्रोड्यूस कर सकता है, उसके क्या प्रॉपर्टीज़ होंगे कि अगर चार्ज रेस्ट में है तो क्या क्या चीज़ हो सकता है, क्या प्रोड्यूस करेगा, क्या उसके प्रॉपर्टीज़ होंगे, वो सारे चीज़ के बारे में डिस्कशन हम लोग को इस चैप्टर में करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच बी स्टडी अबाउट इफेक्ट एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज इन रेस्ट या स्टैटिकल चार्ज। मतलब इस चैप्टर में हम लोग को स्टैटिकल चार्ज के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। यानी द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच बी स्टडी अबाउट इफेक्ट एंड properties of a statical charge, that is charge in rest। चार्ज इन रेस्ट मतलब चार्ज जब रेस्ट में रहेगा तो क्या क्या चीज़ प्रोड्यूस कर सकता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए, उसके बाद जो एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल याद रखिएगा आप कि ये अगर कोई चार्ज है, चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। स्मॉल क्यू भी हो सकता है, कैपिटल क्यू भी हो सकता है। तो चार्ज अगर ये रेस्ट में है, रेस्ट बोले तो वेलोसिटी इसका 0, v = 0, मतलब वो रेस्ट में है, रुका हुआ है। तो जब कोई चार्ज रेस्ट में हो, रुका हुआ हो, रखा हुआ हो, तो वो चार्ज सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, इट प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। कब? जब चार्ज रेस्ट में रहेगा तब। यानी चार्ज अगर रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब आप देख लीजिए, ये चैप्टर में हम लोग को इसी के बारे में डिस्कस करना है, चार्ज इन रेस्ट के बारे में। और आप देख सकते हैं कि चार्ज जब रेस्ट में रहेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कशन करना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करना है, इसलिए इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। टेंशन नहीं लेना है इसके बारे में, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे प्रोड्यूस होता है और कैसे प्रोड्यूस होता है। आप देख सकते हैं जब चार्ज रेस्ट में रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करें, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने का मतलब ये है कि एक समान रफ्तार से चल रहा है, ना स्पीड बढ़ना ना स्पीड घटना। बढ़ेगा घटेगा तब तो फिर एक्सीलरेशन डिसेलरेशन हो जाएगा। एक समान चाल से चलने का मतलब ना स्पीड बढ़ रहा है ना तो स्पीड घट रहा है। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव करेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। याद रहे, हम इसको एक और तरीके से बताते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछता है, मूविंग चार्ज प्रोड्यूस, जो चार्ज मूव कर रहा है वो क्या प्रोड्यूस करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक माने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों, इसको मिला दीजिएगा तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो मूविंग चार्ज विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इसी में एक और है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, एक्सिलरेट करेगा। अगर कोई चार्ज एक्सिलरेट करेगा, एक्सिलरेशन करने का मतलब उसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ना, तो अगर कोई चार्ज धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ रहा है, मूव कर रहा है लेकिन स्पीड बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑल्सो रेडिएट एनर्जी, ऑल्सो रेडिएट एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेटेड चार्ज एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है। मतलब ये आप समझ सकते हैं कि एक्सेलरेटेड चार्ज इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का सोर्स है, क्योंकि एनर्जी उससे मिलता है। अब कैसे मिलता है इसके बारे में हम लोग एक का करके डिस्कशन करेंगे जब 12th का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आप पढ़ लीजिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोले तो एनसीईआरटी का पहला बुक पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही है। तो अगर पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा तो आपको बारी बारी से एक का करके सब समझ में आ जाएगा कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, कैसे एनर्जी रेडिएट करता है, कितना एनर्जी रेडिएट करता है, वो सारे का फॉर्मूला के साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे एक का करके। फिलहाल आपको याद रखना है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं कि मूविंग चार्ज विल प्रोड्यूस ये, एक्सिलरेटेड चार्ज विल प्रोड्यूस ये, चार्ज रेस्ट में रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो ध्यान रखिएगा, चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा, और अगर एक्सिलरेट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और एनर्जी भी रेडिएट करेगा। तो ये चीज़ आपने देखा, तो इसको आपको कॉपी में नोट करते हुए चलना है ना, ध्यान रहे, इसका नोट्स भी तैयार करना है आपको। अब मैं चार्ज के बारे में डिस्कशन करूंगा। चार्ज क्या है, याद रहे स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू दोनों से हम लोग डिनोट कर सकते हैं चार्ज को। बेसिकली चार्ज है क्या, तो हम आइए इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं चार्ज के बारे में। हम लोग कोई भी एटम, आप समझते होंगे एटम, और एटम तीन चीज़ से मिलके बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अगर और नीचे जाएंगे तो हम लोग को क्वांटम मैकेनिक्स का यूज़ करना पड़ेगा, हम लोग को फ़िलहाल अभी क्लासिकल में ही रहना है। एटम देख लीजिए, तो एटम जो होता है वो तीन चीज़ से मिलके बना है, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और साथ में एक न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस में जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। न्यूक्लियस बोले तो सेंटर, एटम के सेंटर पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स बाकी चक्कर लगाता है इसके चारों तरफ। तो दोस्तों ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, यही चार्ज पार्टिकल है, यही चार्ज है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये चार्ज पार्टिकल है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, और इसीलिए पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मिल करके ये न्यूट्रल होता है, और हम लोग कहते हैं कि एटम न्यूट्रल है। ऑब्वियसली है, इस पे चार्ज है नहीं, ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, तो जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है, माने जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। इस बात को ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के संख्या बराबर होता है, इसीलिए ये न्यूट्रल है। अगर कम बेसी होता तो चार्ज आ जाता ऑब्वियसली। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में है, पॉजिटिव चार्ज आप कह सकते हैं इसको, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। और आप देख लीजिए कि एटम इस चीज़ से मिलके बना है, माने इससे बना एटम, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से सबस्टांस वगैरह ऐसे करके बना। तो मैं आपको बता दूं कि ये फंडामेंटल चीज़ है, फंडामेंटल जिससे किसी का निर्माण हुआ है। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से इसका निर्माण हुआ एटम का, एटम से वो बना मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से सबस्टांसेस बने। तो मेरे कहने का मतलब इट इज़ द फंडामेंटल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये फंडामेंटल पार्टिकल है, और इसी फंडामेंटल पार्टिकल के वजह से, इसी पार्टिकल के वजह से, इसी चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि चार्ज एक फंडामेंटल पार्टिकल है, आप ऐसा बोल सकते हैं, फंडामेंटल प्रॉपर्टी भी है, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, वही चार्ज के वजह से।
ये जो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है हम लोग के घरों में भी इलेक्ट्रिक करंट आते हैं, मैग्नेट में जो खींचने का ताकत होता है वो सब चार्ज के वजह से डेवलप्ड होता है। हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे पूरे फिजिक्स में। तो बेसिकली कि जो चार्ज होता है फंडामेंटल पार्टिकल है किसी भी मैटर का, उसी के वजह से, उसी चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो हम लोग इसमें देखेंगे इट इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, इसी के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इस बात को ध्यान देना। यानी चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, इसी चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और अभी हमने देखा कि चार्ज जब रेस्ट में रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होता है, और अगर एक्सिलरेट करता है तो उसमें एनर्जी भी रेडिएट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ। तो वो चीज़ को ध्यान देना है। चार्ज दो तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज। पहला हो गया नेगेटिव चार्ज और दूसरा हो गया पॉजिटिव चार्ज। पहला हो गया नेगेटिव चार्ज और दूसरा हो गया पॉजिटिव चार्ज। दोस्तों नेगेटिव चार्ज कैसे होता है प्रोड्यूस, पॉजिटिव चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूँ, थोड़ा ध्यान दें। तो नोट कर लिए उसको। अब देखिए हम लोग नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे कोई एटम है, एटम, तो एटम मैंने बताया कि न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल इसीलिए होता है क्योंकि न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज है नहीं, ये तो न्यूट्रल है ऑलरेडी पहले से। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, यानी जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। यानी 10 अगर पॉजिटिव चार्ज है तो 10 निगेटिव चार्ज भी होगा, और इसीलिए ये न्यूट्रल है, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव, इसीलिए मिला करके ये न्यूट्रल है। कट जाएगा, जीरो हो जाएगा, न्यूट्रल है। लेकिन अगर दोस्तों इसमें हम 5 इलेक्ट्रॉन इधर से बाहर से ला करके जोड़ दें, इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन ला करके जोड़ दें, आप बताइए इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या जब बढ़ेगा तो 10 है तो कितना हो जाएगा, 15। अब आप बताइए कि जैसे ही 5 इलेक्ट्रॉन को हमने जोड़ा, ऐड किया, आप बताइए कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ करके 15 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब आप बताइए +10 और -15 क्या होगा, नेट -5 होगा। और -5 कहने का मतलब कि निगेटिव चार्ज आया कि नहीं। अब ऐसे भी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, तो निगेटिव चार्ज बढ़ गया। यानी इलेक्ट्रॉन अगर हम किसी भी न्यूट्रल बॉडी में जोड़ दें, है ना, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यानी अगर किसी भी बॉडी को निगेटिवली चार्ज करना है तो उसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन ला करके ऐड कर दीजिए। अब इलेक्ट्रॉन ला करके ऐड कीजिएगा तो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज बढ़िएगा, पॉजिटिव चार्ज उतना ही है, तो नेट तो नेगेटिव हो गया, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन के एडिशन से बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आता है। लेकिन ऐसा हो कि हम इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल ले बाहर। अब बताइए 4 इलेक्ट्रॉन जब निकाल लेते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 6। अब बताइए +10 -6 +4 होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज हो गया। यानी कहने का मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल लें तो इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये कि किसी भी बॉडी को पॉजिटिवली या निगेटिवली चार्ज करना हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन या रिमूवल करना पड़ेगा। अगर बॉडी में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और अगर हटाते हैं, निकालते हैं तो इस पे नेट पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पे
इसका नोट्स बनाते चलिएगा आप लोग, ध्यान रहे। ये आपका हो गया न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। अगर इसमें हम लोग एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों ने जोड़ा, तो ऑब्वियसली है कि इलेक्ट्रॉन्स जोड़ने से इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर हम लोग रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी सीधा सीधी बात है कि इलेक्ट्रॉन के जोड़ने से नेगेटिव चार्ज, निकालने से पॉजिटिव चार्ज। अब बाद में हमको कुछ कहना ना पड़े, नेगेटिव पॉजिटिव आपको सोच के लगाना है कि क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, ऐड करने बोल रहा है या रिमूव करने बोल रहा है। हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ये ध्यान रखना। अब कितना चार्ज आएगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी तुरंत, कि हाँ भाई 5 गो इलेक्ट्रॉन निकाले, 10 गो इलेक्ट्रॉन जोड़े तो कितना उस पर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आएगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन मिलेगा आपको। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि बॉडी को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं या इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन है, आप लोग काउंटर क्वेश्चन आप लोग के मन में आ रहा होगा कि सर इलेक्ट्रॉन ही क्यों आप इलेक्ट्रॉन को ही निकालें, आप ऐसा क्यों नहीं बोल रहे हैं कि सर प्रोटॉन को ऐड कर दीजिए, प्रोटॉन को निकाल दीजिए। तो मैं आपको इसका जवाब बता देता हूँ। देख लीजिए कि ये एटम है और एटम के न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन होता है बाहर में। आप बताइए न्यूक्लियस में जो है उसको निकालना आसान है कि इलेक्ट्रॉन जो बाहर में है उसको निकालना आसान है? ऑब्वियसली ये घर में घुस के बैठा हुआ है, इसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। जो बाहर गेट पर है उसको आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन बाहर में है, ऑर्बिट में घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, उसको निकालना आसान है। आप इसको फिजिक्स के भाषा में, उसको निकालने के लिए कम एनर्जी का जरूरत पड़ता है इलेक्ट्रॉन को, जो बाहर आउटरमोस्ट ऑर्बिट में है, मतलब ऑर्बिट में जो घूम रहा है वो, और न्यूक्लियस में है तो उसको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी का जरूरत पड़ेगा। फिजिक्स के भाषा में आप सीधा ऐसे समझ सकते हैं कि अंदर है इसको निकालना मुश्किल होगा और ये बाहर है आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए जनरली इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग निकालते हैं और इलेक्ट्रॉन को ही ऐड करते हैं। तो जनरली क्वेश्चन में ही रहेगा आपको कि इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है, इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाता है, प्रोटॉन को जोड़ा निकाला मतलब नहीं जाता, बहुत रेयर केस में आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, इसलिए ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं। अब हम लोग ये तो समझ गए, अब हम लोग चार्ज का प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज की तरफ। दम एक एक करके लाइन बाय लाइन हम आपको डिस्कस कर रहे हैं थ्रूली। पूरे चैप्टर को अगर आप अच्छे ढंग से एनालिसिस कर लेते हैं दोस्तों, तो आपको किसी भी क्वेश्चन बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इवन आपको इस थ्योरी से आप नीट के क्वेश्चन, जेई का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं मेंस लेवल तक, एडवांस लेवल तक नहीं। एडवांस लेवल के लिए अलग आपको बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, ध्यान रहे। तो चार्ज के प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो चार्ज के प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला प्रॉपर्टी, एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा, ध्यान देंगे आप लोग। चार्ज के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं और एक एक करके हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी कि चार्ज इज ए स्केलर डिराइव्ड क्वांटिटी। चार्ज इज ए स्केलर डिराइव्ड क्वांटिटी। ये स्केलर है, कहने का मतलब कि इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन से लेना देना इसका नहीं है, ठीक है। तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और डिराइव्ड क्वांटिटी इसीलिए क्योंकि ये दो फंडामेंटल से मिल करके बनता है। आप देखेंगे, आप अगर प्रीवियस क्लास 10th की बात करें तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा Q बराबर IT या I बराबर Q/T, करंट बराबर चार्ज बाई टाइम, तो Q बराबर IT हो जाएगा। तो आप देख ल्यूजिए करंट भी, इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है, साथ ही तो फंडामेंटल होता है, लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सबस्टांस। तो करंट फंडामेंटल है, टाइम भी फंडामेंटल, और दो फंडामेंटल से, दो या दो से अधिक फंडामेंटल से जो बनते हैं वो कहलाता है डिराइव्ड क्वांटिटी। चार्ज डिराइव्ड क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी है। तो Q बराबर फॉर्मूला हो गया IT,
अगर ऐसा यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज की अगर बात करें तो क्या होगा, करंट का हो जाएगा एम्पियर और टाइम का हो जाएगा सेकंड। तो एम्पियर सेकंड बोल सकते हैं और इसी को कहा जाता है कूलॉम। याद रहे, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज एम्पियर सेकंड, या इसी को हम लोग कहते हैं कूलॉम। यानी चार्ज का ऐसा यूनिट एम्पियर सेकंड या कूलॉम होता है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी हम लोग ऐसे भी इस्तेमाल करेंगे, एक माइक्रो कूलॉम, माइक्रो कूलॉम। तो आपको याद होगा माइक्रो का वैल्यू होता है 10⁻⁻⁶। 1 मिली कूलॉम, मिली बोले तो 10⁻⁻3 ये कूलॉम। उसके बाद 1 पिको कूलॉम या नैनो कूलॉम, नैनो कूलॉम माने 10⁻⁻9 कूलॉम। तो ऐसे करके होता है, इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे तो इसको ध्यान रखिएगा। कभी भी माइक्रो उसका वैल्यू 10⁻⁻6 है, कूलॉम है तो कूलॉम होगा, मिली 10⁻⁻3, नैनो 10⁻⁻9। तो ये ध्यान देना है, ये चार्ज का ऐसा यूनिट है जिसको एम्पियर सेकंड या हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कूलॉम, ध्यान रखना है। फिर इसका दूसरा प्रॉपर्टी, अदर यूनिट ऑफ चार्जेस, अदर यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का एक और यूनिट हम बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा, हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, ध्यान रखेंगे। होता है कूलॉम, एक होता है ESU, ये भी चार्ज का यूनिट है, इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और एक होता है EMU। चार्ज का एक यूनिट हो गया कूलॉम, फिर यूनिट हो गया ESU और एक हो गया EMU। हम तीनों में रिलेशन आपको बताना चाह रहे हैं कि कितना कूलॉम में कितना EMU और कितना ESU, ये सब ऐसे कितना होता है। तो देखिए दोस्तों, कूलॉम एक लेंगे हम लोग, मैंने एक कूलॉम बराबर 3 × 10⁻⁹ ESU या 1/10 EMU। आप देख सकते हैं ये भी चार्ज का 3 गो यूनिट हो गया। यहाँ पे कूलॉम हो गया, एक तो बताएं एम्पियर सेकंड, फिर कूलॉम बताएं, वो ऐसा यूनिट है। और अदर सिस्टम में कूलॉम, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और ये हो गया EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी मैंने लिखा कूलॉम एक 3 × 10⁻⁹ ESU और यहाँ पे हो गया 1/10 EMU, ध्यान रखेंगे। तो कूलॉम एक, ESU 3 × 10⁻⁹ और EMU हो गया 1/10 EMU, ठीक है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये तीनों को हम डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, कूलॉम ESU का पूरा नाम हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और ये हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ध्यान रखेंगे। अब तीनों में आपसे पूछा जाए कि तीनों यूनिट में, ये हो गया आपका कूलॉम, तीनों यूनिट में सबसे छोटा या सबसे बड़ा यूनिट कौन है? तो कूलॉम, ESU और EMU ये चार्ज का ही यूनिट है। कूलॉम भी चार्ज का यूनिट है, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, तीनों चार्ज का यूनिट है दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये तीनों में सबसे बड़ा कौन है। यूनिट की बात मैं कर रहा हूं, ये वैल्यू नहीं देखिएगा, ऐसे तीनों बराबर है, लेकिन यूनिट की अगर बात करें कूलॉम, ESU और EMU में, तीनों में सबसे छोटा कौन है, ठीक है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कूलॉम आप एक लिए हैं, एगो कूलॉम, ठीक है, एक कूलॉम लिए हैं, और ESU इतना मन लिए हैं तो जाके एगो कूलॉम के बराबर है। इसका मतलब ESU एकदम छोटे को होगा तने, इतना मनी छोटे 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 जो मिलाए हैं तब एगो कूलॉम के बराबर है। यानी कहने का मतलब ESU सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट, मतलब ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, और इसीलिए इतना मनी ESU मिला है तो एगो कूलॉम के बराबर आया है। यानी कहने का मतलब ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। और EMU ये इतना बड़ा है कि इसको 10 हिस्सा में काटिएगा तो एगो कूलॉम के बराबर, यानी सबसे बड़ा ये, तब कूलॉम, तब ESU। यानी ESU जो हो गया ये स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया, ये जो हो गया स्मॉलेस्ट यूनिट, इसको हम लोग फ्रैंकलिन यूनिट भी कहते हैं, फ्रैंकलिन यूनिट भी कहते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट है फ्रैंकलिन यूनिट। यानी सबसे बड़ा कौन हुआ दोस्तों? EMU, उसके बाद कौन हुआ? कूलॉम, और उसके बाद कौन हुआ? ESU। सबसे बड़ा कौन हुआ? EMU,
उसके बाद कौन हुआ, कूलाम, और उसके बाद क्या हुआ, ESU, यानी सबसे बड़ा यूनिट हो गया EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, फिर कूलाम, फिर ESU। ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन और मैं बताता हूँ आपको, ध्यान रखिएगा, ये इसको नोट कर लीजिए। कूलाम एक 3 × 10⁹ ESU या 1/10 EMU। दोस्तों क्वेश्चन का पूछता है, क्वेश्चन नंबर पहला, 3 × 10⁹ ESU में कितना कूलाम हुआ, 1 कूलाम, इसलिए 1 ESU में कितना, 1/3 × 10⁹ कूलाम। याद रखिएगा 1 ESU बराबर, क्वेश्चन आता है 1 ESU बराबर 1/3 × 10⁹ कूलाम, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 × 10⁻⁹ कूलाम। याद रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि 1 ESU में कितना कूलाम, तो 1/3 × 10⁻⁹ कूलाम। फिर एक क्वेश्चन तो बन गया आपका। दूसरा ऑब्जेक्टिव, इसको लेके चलिए, 3 × 10⁹ ESU बराबर 1/10 EMU। दोस्तों 10 को इधर ले लाइए, तो 3 × 10⁻10 होगा कि ना, 10 के पावर 9 और 10 के पावर 1, 10 के पावर 10, इधर हो जाएगा EMU और बटा कितना हो जाएगा ESU, यानी EMU और ESU का जो रेशियो होगा 3 × 10⁻10 होगा। EMU और ESU का जो रेशियो होगा 3 × 10⁻10 होगा। तो ये रेशियो भी आता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो मेरे कहने का मतलब एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से, एक और ऑब्जेक्टिव इससे आते हैं, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है फाइंड या कैलकुलेट क्वांटम ऑफ चार्ज इन ESU। मतलब क्वांटम ऑफ चार्ज को ESU में आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्वांटम ऑफ चार्ज होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही 1 क्वांटम कहलाता है। क्वांटम जो होता है ना, ऑफ चार्ज, माने चार्ज का सबसे मिनिमम वैल्यू, और चार्ज का सबसे मिनिमम वैल्यू होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज, 1.6 10⁻⁹ कूलम। एक बार फिर से बोल दें, चार्ज का सबसे मिनिमम वैल्यू होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज, और वो होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अब इसको हमको ESU में कन्वर्ट करना है, इतना कूलम को ESU में। तो सिंस अभी तुरंत मैंने बताया 1 कूलम में 3 × 10⁻9 ESU, अभी मैंने बताया कि 1 कूलम में इतना ESU, इसीलिए इतना कूलम में 1.6 10⁻⁻19 कूलम में कितना ESU, तो 3 × 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 10⁻⁻19 ESU। मैंने 1 कूलम में इतना ESU, इसीलिए इतना कूलम में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.8 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻10 -19 और +9 -10 ESU। यानी याद रखिएगा क्वांटम ऑफ चार्ज को, मतलब चार्ज का मिनिमम वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज होता है, उसको अगर ESU में कन्वर्ट करेंगे तो 4.8 10⁻⁻10 ESU होगा। इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग तीसरा प्रॉपर्टी चल रहे हैं। पहला प्रॉपर्टी में हम लोगों ने जाना कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है और डिराइव्ड है, उसका ऐसा यूनिट कूलम एम्पियर सेकेंड। और दूसरा में हम लोग जाने प्रॉपर्टी में कि चार्ज का और भी यूनिट होता है कूलम, ESU और EMU, उससे रिलेटेड हम लोगों ने सवाल देखा, ऑब्जेक्टिव भी उससे आते हैं, ध्यान रखेंगे। तीसरा प्रॉपर्टी होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दोस्तों क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, पहले आप इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जैसे कोई बॉडी है, तो मैंने आप लोगों को बताया है ना इसी लेक्चर में कि ये बॉडी को अगर चार्ज करना हो तो इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा या इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो पॉजिटिव चार्ज होगा, ध्यान रखेंगे।
तो क्वांटाइजेशन का मतलब ये हुआ दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन जब भी जोड़ेंगे या जब भी निकालेंगे तो हमेशा इंटीजर में होगा, हमेशा इंटीजर में होगा। इंटीजर कहने का मतलब ये हुआ, इंटीजर समझते हैं ना आप लोग, हैं? होल नंबर विथ देयर निगेटिव साइन, मतलब ऐसे इंटीजर हो गया 1 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे पूरा 4.5 इंटीजर नहीं है, 3.2 इंटीजर नहीं है। इंटीजर मतलब पूर्ण अंक फुल डिजिट, एकदम ये डिजिट है इस तरह से। तो कहता है कि जब भी इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे या जब भी निकालेंगे तो हमेशा इंटीजर में होगा। 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, नहीं डाल सकते हैं। जब भी रहेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे इंटीजर। 1.5 1.3 ये नहीं, ऐसा इट इज़ नॉट इंटीजर। तो मेरे कहने का मतलब जब भी इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे या जब भी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमेशा इंटीजर में होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यानी कहने का मतलब चार्ज ऑन ए बॉडी will be equal to integral multiple of electronic charge, that is किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है। मतलब कि जब भी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या जब भी डालेंगे तो हमेशा इंटीजर में। जैसे 10 इलेक्ट्रॉन निकालें तो 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज आएगा, निकालते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है। 10 इलेक्ट्रॉन डालें तो 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर निगेटिव चार्ज आएगा। यानी किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा Q वो किसके बराबर होगा, प्लस होगा या माइनस होगा। निकालेंगे तब प्लस, डालेंगे तो माइनस। और E हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N और E, यानी Q बराबर प्लस माइनस N, वेयर N क्या होगा दोस्तों, इंटीजर होगा। और इंटीजर आप समझ रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे। और E हो गया इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और आपको याद होगा इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। प्लस N कब होगा आप देख सकते हैं, प्लस N कब होगा, जब इसमें इलेक्ट्रॉन हम लोग किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तब व्हेन देयर इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। माइनस N कब होगा, व्हेन देयर इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। When there is removal of electrons, when there is addition of electrons, जब ऐड होगा प्लस N और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो प्लस N और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जब हम लोग ऐड करेंगे तो उसमें माइनस चार्ज आएगा। तो ध्यान रखिएगा किसी भी बॉडी में हम लोग अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा माइनस N के बराबर Q बराबर, और अगर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो प्लस N के बराबर चार्ज आएगा। इस पर हम लोग को सवाल करना है। जैसे सवाल देखिए कैसा टाइप का सवाल पूछता है। देखिए एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, एक क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये पूछता है बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में, है ना, और छोटे छोटे कंपटीशन में, है ना। हालांकि बेसिक क्वेश्चन है। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। आज आप इसका रिजल्ट याद रख सकते हैं। तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो अभी मैंने बताया Q बराबर क्या फॉर्मूला होता है, Ne। चार्ज 1 कूलम दिया हुआ है, Q बराबर 1, और N हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना, और E का वैल्यू है 1.6 10⁻⁻⁹। ओके, आपको निकालना है N का वैल्यू। तो N बराबर क्या होगा, ये पूरा डिवाइड में आ जाएगा ना, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.6 10⁻⁻⁹। पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0, 10 में 16 से डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 0.625। ओके, और 10⁻⁻⁹ ऊपर जाएगा तब +19। दोस्तों
इसको और थोड़ा सा कर लीजिए। 10 के पावर -19 है, माने 10 10 10 10 10 10 19 वो है। एक 10 निकाल के इसमें गुना कर लीजिए, साइंटिफिक मेथड में लिख देते हैं हम लोग। तो 6.25 10 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 6.25, और यहाँ 10 18 को बचेगा, यानी 10⁻18, यानी इतना इलेक्ट्रॉन्स। यानी कहने का मतलब कि 1 कूलम्ब अगर चार्ज है, आप इस रिजल्ट को इसीलिए देखना है बिल्कुल करीब से, क्योंकि इस रिजल्ट पे बहुत सारा चीज़ आपको डिस्कशन करने को मिलेगा। हम डिस्कशन भी करेंगे इसी टॉपिक में, इसी लेसन में, कि 1 कूलम्ब अगर आप चार्ज लेते हैं, याद रहे 1 कूलम्ब चार्ज अगर आप लेते हैं तो आपको इतना इलेक्ट्रॉन्स लेना पड़ेगा। अगर इतना इलेक्ट्रॉन्स को आप मिलाएंगे तब जाकर के 1 कूलम्ब चार्ज मिलेगा आपको, यानी 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, इतना इलेक्ट्रॉन्स मिलाएंगे तो जाकर के 1 कूलम्ब के बराबर चार्ज आएगा। ठीक है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन का संख्या आया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन का संख्या आया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या ये इंटीजर है? क्या ये इंटीजर है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो याद रहे दोस्तों, ये इंटीजर ही है। ऐसा नहीं समझ जाएंगे, कोई देख करके ऐसा मत बता दीजिएगा कि सर 6.25 है, तो ये तो सर अभी बताएं कि पॉइंट वाला इंटीजर में नहीं होता है, इंटीजर नहीं है। नहीं दोस्तों, अगर आप 10 10 10 10 18 को इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पॉइंट पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ है वो, इसलिए इसको भी केयर करना है। तो 10 10 10 18 को इसको गुना कीजिएगा तो पॉइंट हट जाएगा और वो इंटीजर होगा। यानी कहने का मतलब कि 1 कूलम्ब इलेक्ट्रॉन में, 1 कूलम्ब चार्ज में इतना इलेक्ट्रॉन्स होगा, और ये इंटीजर है, ये इंटीजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से ही हम लोग और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और आपको इससे सवाल पूछे जाते हैं। मैं एग्जांपल्स कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। इफ 1 मिलियन electrons are added to a body, then find charge developed on the body. अगर किसी भी बॉडी में 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ा जाता है तो कितना चार्ज आएगा? मैंने बताया इलेक्ट्रॉन के जोड़ने से कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज। तो हमने बताया Q बराबर -Ne। क्यों -Ne लिए? बिकॉज देयर इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Q बराबर -Ne, माइनस N के जगह पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 1 मिलियन। और मैं बता दूं कि 1 मिलियन में 10⁻6 इलेक्ट्रॉन होता, 10 लाख, 10 लाख याद रखिएगा, 10 लाख, 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन। तो N के जगह पर 10⁻6, और E का वैल्यू आप लोग जानते हैं 1.6 10⁻−19। तो ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1.6 -19 और +6, बेस सेम रहने पे पावर जुड़ता है ना, तो 6 और -19 जोड़ेंगे तो कितना होगा? -13। इतना कूलम, यानी चार्ज का वैल्यू इतना कूलम हो गया। यानी 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स किसी भी बॉडी में जोड़ेंगे तो इतना चार्ज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऐसा कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, इज 2.6 या 3.6 कूलम चार्ज पॉसिबल और नॉट? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि क्या किसी भी बॉडी पर इतना कूलम चार्ज हो सकता है? तो आप लोग देख के तुरंत बता दीजिएगा, सर ये तो पॉइंट में है, सर ये तो इंटीजर नहीं है तो नहीं हो सकता। गलत, वो चीज़ नहीं सोचना। आप देख लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं है। हमने क्या बोला? इंटीजर इलेक्ट्रॉन के संख्या होना चाहिए इंटीजर में, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन नहीं है दोस्तों, ये चार्ज है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको चेक करना है। कैसे चेक करना है? तो
ये पॉसिबल है कि नहीं, इसके लिए चेक करेंगे हम लोग। Q बराबर एनी फॉर्मूला लगाएंगे। चार्ज कितना दिया हुआ 3.6, ओके। N हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम नहीं है, और E हो गया इलेक्ट्रॉन का वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। अब N यहाँ से निकालेंगे हम लोग, देख लीजिए। तो N जब निकालेंगे तो यहाँ से क्या आएगा भाई, ये नीचे आ जाएगा ना, 3.6 डिवाइडेड बाई 1.6 10⁻⁻⁻⁹ ओके। अगर आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड कीजिएगा, 16 दूनी का 32, 16 2 जा 32, और 4 0 इतना आएगा 2.25, और 10 के पावर -19 ऊपर जाएगा तो 10 के पावर +19 +19। अब आप बताइए कि इंटीजर है कि नहीं। पॉइंट देख के मत समझ जाइएगा कि इंटीजर नहीं है सर, इंटीजर है। क्यों इंटीजर है, क्योंकि इसको भी तो देखना है ना, 10 10 10 10 10 10 10 19 को है, आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पॉइंट रहेगा नहीं, इसलिए ध्यान रखिएगा इंटीजर है। और जब इंटीजर आया इसका मतलब कि ये चार्ज पॉसिबल होगा, यस इट इज़ पॉसिबल। इसको नोट कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है, ऐसा क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है मैं समझाता हूँ पहले, कि 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स, ये बहुत ज़्यादा होता है वैल्यू, किसी भी बॉडी से 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जा रहा है। याद रहे 1 सेकंड में उतना निकाला जा रहा है, एवरी सेकंड। तो किसी भी बॉडी से अगर 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, इतना इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड में, माने 1 बोलिए और इतना इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, तो कह रहा है कि जब निकालेंगे दोस्तों तो एक पर चार्ज आएगा ना, तो कह रहा है कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो कह रहा है कि इस पे चार्ज लाना कितना है, 1 कूलम। तो 1 कूलम इस बॉडी को चार्ज करने के लिए कितना समय लगेगा। याद रहे 1 सेकंड में आप इतना इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स निकालिएगा तो एक पर चार्ज आएगा, और चार्ज करना कितना है, तो 1 कूलम। तो एक बात आपको हम पहले बता चुके हैं कि 1 कूलम में 6.25 10 के पावर 9 18 इलेक्ट्रॉन्स होता है। अभी मैंने बताया क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं पीछे, इसी लेक्चर में एक क्वेश्चन हम बताएं कि 1 कूलम अगर किसी भी बॉडी को चार्ज करना है तो इतना इलेक्ट्रॉन्स निकालना पड़ेगा। दोस्तों आप सोच लीजिए कि इतना इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो इस पे 1 कूलम चार्ज आएगा, और इसको 1 कूलम चार्ज करना है, और 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं, 10 के पावर 9। तो बना लीजिए, हो गया। सिंस 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स निकालने में कितना समय लग रहा है, 1 सेकंड का, ठीक है। इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन्स निकालने में कितना टाइम लगेगा, 1/10⁹ सेकंड। इसीलिए 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालना होगा तो 1/10⁹ मल्टीप्लाइड बाई 6.25 10 के पावर 18 सेकंड। दोस्तों इतना सेकंड का टाइम लगेगा। अगर आप इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करें तो 6.25 10 के पावर 9 सेकंड लगेगा, 9 सेकंड। अगर आप इसको सेकंड है, टाइम कितना लगा, 6.25 10 के पावर 9 सेकंड, 9 सेकंड। अगर आप सेकंड को घंटा में बदले तो 3600 से भागा, आप ऐसे कर सकते हैं। मिनट में बदला और से फिर भागा दिए तो घंटा में बदला, 24 से भागा दिए तो दिन में बदला, है ना, और 365 से भागा दिए साल में बदला। आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा दोस्तों तो करीब करीब आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, मेरे हिसाब से करीब करीब 200 साल आएगा। याद रहे। अब ये क्वेश्चन बताने का मकसद मेरा क्या था, आप देख लेंगे कैलकुलेट करके। ये ज़रूरी नहीं कि रिजल्ट सही है, लेकिन आप कैलकुलेट करके देख लेंगे, ये कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक है ना। ऐसा है कि यही रिज़ल्ट है, उसमें एनसीईआरटी बुक में ही है। तो 200 साल लगा। अब ये बताने का मकसद मेरा क्या था, आप सोच लीजिएगा कि 1 सेकेंड में दोस्तों इतना इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं। सोच लीजिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है, 10⁻9, ठीक है। तो
1 सेकेंड में जब इतना इलेक्ट्रॉन निकाल रहे तो इसको 1 कूलाम चार्ज करने के लिए 200 साल लगा। मैंने सोच लीजिए कि अगर 1 सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स बॉडी से निकाल रहे हैं एवरी सेकेंड, और उसको 1 कूलाम चार्ज होने में 200 साल लगे, इसका मतलब कि 1 कूलाम चार्ज कितना बड़ा है, तब ना 200 साल लग गया। अगर किसी भी बॉडी से, ये बॉडी है 10⁹ इलेक्ट्रॉन प्रत्येक सेकंड निकाल रहा हो, इसको 1 कूलाम चार्ज होने में 200 साल लगे। इसका मतलब कूलाम दोस्तों बहुत बड़ा यूनिट है चार्ज का, याद रखिए कूलाम ही बहुत बड़ा यूनिट है। इसीलिए जनरली जो क्वेश्चन देता है ना वो डायरेक्ट कूलाम, 2 कूलाम, 3 कूलाम, 4 कूलाम, 5 कूलाम ऐसे क्वेश्चन में नहीं देगा। जब भी देगा तो ऐसे देगा, माइक्रो कूलाम, मिली कूलाम, नैनो कूलाम, ऐसे करके देगा। ये माइक्रो करने से क्या होता है, वैल्यू कम जाता है ना, 10⁻⁻⁶ वैल्यू कम जाता है। तो मेरे कहने का मतलब कि कूलाम चार्ज का बहुत बड़ा यूनिट है ना, ये छोटा यूनिट नहीं है। ये क्वेश्चन बताने का मेरा मकसद यही था, आप इसको नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, इसका ज़रूरत पड़ेगा, न्यूमेरिकल्स बनाने के क्रम में इसका ज़रूरत पड़ेगा ऐसा चीज़ का, इसलिए ध्यान रखिएगा। वहाँ पे हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, इसलिए इसको ध्यान से यहाँ पे देख लीजिए कि एक्सप्लेन कैसे उसको करते हैं। क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 90 ग्राम वाटर। एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि 90 ग्राम अगर वाटर है, 90 ग्राम पानी, 90 ग्राम वाटर, ठीक है, तो 90 ग्राम वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना है। 90 ग्राम वाटर, आप यूँ समझ सकते हैं कि 1 कप ऑफ वाटर है और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को सेपरेट करना, ऑब्वियसली उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। तो चार्ज भी निकल सकता है, तो चार्ज निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अगर निकाल लेंगे तो सवाल बनाने में आसानी होगा। आप सीख लीजिए कैसे निकालते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर निकालना होगा कि 90 ग्राम वाटर में, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो वाटर का केमिकल फार्मूला होता है H2O, ठीक है। और इसका अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात करें हम लोग, मॉलिक्यूलर वेट की, तो हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 × 2 2 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, 18 हो गया, 18 ग्राम वेट। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले निकालते हैं भाई मोल, और मोल का फॉर्मूला होता है वेट इन ग्राम बटा मॉलिक्यूलर वेट। कितना ग्राम वेट है, 90 वाटर का, और इसका मॉलिक्यूलर वेट 18, कितना हो गया, 5। यानी कि अगर आप 90 ग्राम वाटर लिए हैं, इसका मतलब 5 मोल वाटर का 5 मोल हो गया वो। अब 1 मोल में मॉलिक्यूल की संख्या कैसे होता है, 1 दर्जन में 12, 1 दर्जन अंडा 12 अंडा, 1 शताब्दी 100 होता है ना। ठीक उसी तरह से 1 मोल में होता है कितना, 6.022 10⁻23 एवोगाड्रो नंबर। आप लोग को याद होगा कि 5 मोल बराबर कितना मॉलिक्यूल होगा, तो 1 मोल में होता है 6.022 10⁻23, और 5 मोल में कितना हो जाएगा, इतना मॉलिक्यूल्स। 1 मोल में इतना मॉलिक्यूल्स है ना वाटर का, 1 मोल में इतना मॉलिक्यूल्स था, 5 मोल में इतना मॉलिक्यूल्स, मल्टीप्लाई कर दिए, मॉलिक्यूल्स हो गया, माने H2O 1 मॉलिक्यूल्स हो गया, H2O, वैसा वैसा इतना मनी है, ठीक है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहें तो दोस्तों देख लीजिए, एक बात और बता दें आप लोग को कि जो एटॉमिक नंबर होता है ना, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या बताता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर ही इलेक्ट्रॉन का संख्या बताता है। तो अगर वाटर का 1 मॉलिक्यूल आप लेते हैं, H2O 1 मॉलिक्यूल H2O लेते हैं, तो इसमें कै गो इलेक्ट्रॉन होगा, तो देखिए हाइड्रोजन में का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसका 1 होता है, 2 है तो 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का 8 और 2 कितना हो गया, 10, यानी 10 इलेक्ट्रॉन। यानी कि H2O 1 मॉलिक्यूल अगर हम लोग लेंगे तो 10 गो इलेक्ट्रॉन्स होगा। कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा,
10 इलेक्ट्रॉन्स होगा, ध्यान रखिएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, तो एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, तो इतना मॉलिक्यूल में कितना होगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6.022 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 10, ये इतना मॉलिक्यूल्स हो गया, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से गुना किए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल गया, इतना इलेक्ट्रॉन्स। अगर दोस्तों चार्ज निकालना है तो आपको तो याद ही है, एक इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19, तो इतना इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज कितना होगा, तो उतना से गुना कर देंगे तो कम हो जाएगा। अगर मान लिया जाए भविष्य में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल गया, यही आंसर। अगर आपको चार्ज निकालना होगा Q, तो हो जाएगा 6.022 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय, 50 गुना कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 1.6 10⁻⁻19, इतना कूलॉम चार्ज, ये चार्ज। तो ऐसे हम लोग चार्ज निकालते हैं। तो ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन करा रहे हैं ये बेसिक क्वेश्चन है। आपको इससे बेसिक कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तो आगे के सवाल बनाने में बहुत ही आसान रहेगा, और मज़ा भी आएगा सवाल बनाने में, हम लोग एक साथ करेंगे। और दोस्तों, ये जो मैंने आज का लेक्चर दिया, आप इसको नोट्स करके कॉपी में, आप इसको घर पे जा करके आप इसको बेहतर तरीके से स्टडी करेंगे लाइन बाय लाइन, और साथ साथ में बुक भी स्टडी करते चलिए। मैं प्रेफर करना चाहूँगा आप लोग को NCERT बुक पढ़ सकते हैं, NCERT बुक पढ़िए, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाइए जो भी हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इस टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भी हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग बहुत सारे चीज़ें के बारे में, अभी चार्ज का प्रॉपर्टी और भी है, तो अगले लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे।